ये कहानी है माँ बेटे के संघर्ष और सफलता की। मीनू के संसार में उस दिन मानो भूचाल आ गया जब उसके पति रमेश का व्यवहार कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा था। घर में हर पल एक अजीब सा तनाव और चुप्पी छाई रहती थी जिसे मीनू समझ नहीं पा रही थी। न जाने किस बात के लिए रोज उन दोनों के बीच झगड़े होते थे। छोटी छोटी बातें बड़ी बहस में बदल जाती थी और रमेश का गुस्सा बेतहाशा बढ़ता ही जा रहा था। मीनू अपनी तरफ से हर कोशिश करती, शांत रहने की, बातों को सुलझाने की, पर हर कोशिश नाकाम हो जाती। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी और दिन का चैन छिन गया था। वो हर पल एक अनजाने डर के साए में जी रही थी, ये सोचकर कि अगले ही पल क्या होगा। घर का माहौल इतना घुटन भरा हो चुका था कि मीनू को सांस लेना भी मुश्किल लगता था। फिर एक दिन भयानक सच सामने आया जिसने मीनू के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। रमेश ने एक और औरत का हाथ थाम लिया था जिससे उसने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। ये खबर मीनू के लिए सिर्फ एक झटका नहीं बल्कि उसके अस्तित्व पर एक सीधा प्रहार था। उसके सारे सपने, उसकी सारी उम्मीदें जो उसने अपने छोटे से परिवार के लिए संजोई थीं, एक पल में बिखर गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने से दिल ही निकाल लिया हो। जब मीनू ने साहस बटोरकर इस धोखे और अन्याय का विरोध किया तो रमेश का असली क्रूर चेहरा सामने आया। उसमें रत्ती भर भी दया या इंसानियत नहीं थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आधी रात को मीनू और उसके इकलौते बेटे 12 साल के आकाश को घर से बाहर धकेल दिया। उसने मीनू को अपने कपड़े तक नहीं उठाने दिए, बस कुछ टूटे फूटे बर्तन और एक दो पुरानी साड़ियां ही बची थीं। उस ठंडी काली रात में शहर की सर्द हवाएं उनके जिस्म को चीर रही थीं और आसमान में उमड़ते काले बादल उनके भविष्य की तरह ही अनिश्चित थे। मीनू के पास न तो पैसे थे न ही कोई ठिकाना। उसके हाथ में बस आकाश का नन्हा हाथ था जो ठंड और भूख से कांप रहा था और अपनी माँ की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा था। आकाश के मासूम चेहरे को देखकर मीनू का कलेजा फट रहा था, पर उसे पता था कि उसे मजबूत रहना होगा अपने बच्चे के लिए। पूरी रात वे रेलवे स्टेशन के एक ठंडे सुनसान कोने में दुबके रहे। स्टेशन पर रुकती और फिर सरपट भागती हर ट्रेन मीनू को अपने बदले हुए भाग्य का एहसास दिला रही थी। उसे याद आया जब रमेश ने पहली बार उसे शादी के लिए प्रस्ताव दिया था तो कैसे उसके सपने 7वें आसमान पर थे, एक खुशहाल परिवार का सपना। आज वही सपने चूर चूर हो गए थे और वो अपने ही शहर में बेघर खड़ी थी। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही जब शहर धीरे धीरे अंगड़ाई ले रहा था, मीनू ने एक कड़ा फैसला लिया। उसे अपने भाई सुरेश के घर जाना होगा। यही एक जगह थी जहां उसे उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिख रही थी, भले ही ये किरण कितनी भी धुंधली क्यों न हो। उसे लगा कि अपने परिवार से बेहतर और कौन समझेगा उसकी पीड़ा को, कौन उसे इस मुश्किल घड़ी में सहारा देगा। जब मीनू अपने भाई सुरेश के घर पहुंची तो दरवाजा उसकी भाभी सरिता ने खोला। मीनू को आकाश के साथ ऐसी हालत में देखकर सरिता के चेहरे पर हैरानी से ज्यादा बेरुखी और चिढ़ साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी, बस एक अजीब सी खींच थी, जैसे मीनू उनके घर पर कोई अनचाहा मेहमान हो। अरे मीनू, तो ऐसे कैसे आ गई? रमेश ने तुम्हें घर से निकाल दिया और तुम सीधे यहाँ चली आई। तुम्हें पहले पुलिस को बुलाना चाहिए था, कानून की मदद लेनी चाहिए थी। हम क्या करेंगे तुम्हारा यहाँ? हमारा भी तो घर परिवार है, हमारे भी तो बच्चे हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारियां हैं। सरिता के शब्द मीनू के पहले से ही गहरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे थे और हर शब्द एक जहर बुझा तीर बनकर उसके दिल में उतर रहा था। मीनू के होंठ कांप रहे थे। वो कुछ कह न पाई, बस आंखों से आंसू बह रहे थे जो उसके बेबसी की कहानी कह रहे थे। इतने में सुरेश भी बाहर आ गए। उन्होंने भी अपनी बहन को इस हालत में देखकर एक गहरी बोझल सांस ली और अपने सिर झुका लिया। उनके चेहरे पर भी कोई खुशी नहीं थी, बस एक असहजता और चिंता थी, लेकिन अपनी बहन के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। मीनू, मैं समझता हूँ रमेश ने तुम्हारे साथ गलत किया है, पर यह क्या तरीका है, सीधे यूं आ जाना? क्या तुम्हें नहीं पता हमारे भी बच्चे हैं, समाज है। जब तुम जैसी बहनें वापस आती हैं तो लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं, हमारा नाम खराब होता है।
लोग बातें बनाते हैं कि देखो सुरेश की बहन वापस आ गई। हमारा सम्मान कम होता है। सुरेश की बातें मीनू के दिल पर सीधे चोट कर रही थी। जिस भाई से उसे सहारा और स्नेह मिलने की उम्मीद थी, वो भी समाज की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और उसके लिए समाज की इज्जत अपनी बहन की पीड़ा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। आकाश, जो अपनी माँ का हर शब्द सुन रहा था, उसका छोटा सा दिल दुख और गुस्से से भर गया। उसे याद था कि कैसे बचपन में मामा मामी उन्हें कितना प्यार करते थे, गोद में उठा लेते थे, टॉफियां देते थे, कहानियां सुनाते थे। पर आज उनके शब्द इतने कड़वे क्यों थे? भाई, उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरे पास न पैसे हैं, न कपड़े, न कोई ठिकाना। कानून कहाँ से मिलेगा मुझे? और आप लोग मेरा सहारा बनने की बजाय समाज और नाम की बात कर रहे हैं। उसकी आवाज में दर्द, गुस्सा और निराशा तीनों एक साथ घुल मिल गए थे। उसे लगा जैसे वो एक ऐसे कुएं में गिर गई है जहां से कोई बाहर निकालने वाला नहीं है। लेकिन कुछ देर की बहस के बाद जब उसे कोई और रास्ता नहीं दिखा, तो उसने अपने भाई से हाथ जोड़कर विनती की कि उसे कुछ दिन के लिए रुकने दे, जब तक वो कोई रास्ता न ढूंढ ले। सुरेश ने भारी मन से हाँ कर दी, पर माहौल में एक असहनीय तनाव साफ था। घर के अंदर घुसते ही मीनू को लगा जैसे हर कदम पर उसका अपमान हो रहा है। हर निगाह, हर फुसफुसाहट उसे चुभ रही थी। आकाश भी इस बदलती ऊर्जा को महसूस कर रहा था। वो अपनी माँ की साड़ी का पल्लू कसकर पकड़े हुए था, जैसे ये एक तूफान में उनकी एकमात्र नाव हो। मीनू जानती थी कि उसे अब खुद ही अपने और अपने बच्चे के लिए रास्ता बनाना होगा। उसे ये भी पता था कि समाज और रिश्तेदार तभी तक साथ देते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ पूरा होता, या जब तक आप उनके लिए फायदेमंद होते हैं। उसने ठान लिया कि वो किसी भी हाल में हार नहीं मानेगी। उसकी आंखों में अब केवल आकाश का भविष्य था, जिसे वो किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। उसे पता था कि उसे जमीन से उठकर आसमान छूना होगा, ताकि आकाश के लिए एक मजबूत नींव रख सके, एक ऐसा भविष्य जहां उसे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने न पड़े। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही, जब शहर की सड़कें अभी भी खामोश थीं और लोग अपनी नींद में थे, मीनू नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई खास कौशल नहीं था, न ही कोई अनुभव, लेकिन उसके पास एक माँ का अदम्य साहस, एक दृढ़ संकल्प और अपने बेटे के लिए कुछ भी कर गुजरने की इच्छा शक्ति थी। शहर के हर नुक्कड़ पर, हर गली में उसने छोटे मोटे काम के लिए पूछताछ की। उसे कोई भी काम मंजूर था, चाहे वो घरों में बर्तन मांजना हो, गंदे कपड़े धोना हो, फर्श पर पोछा लगाना हो या किसी छोटी दुकान पर झाड़ू पोछा लगाना हो। उसकी एक ही प्राथमिकता थी, अपने बेटे का पेट भरना, उसे स्कूल भेजना और उसे एक बेहतर भविष्य देना, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करना पड़े, कितने भी अपमान क्यों न सहने पड़े। वो हर घर का दरवाजा खटखटाती, हर अनजान चेहरे से काम के लिए विनती करती। कई जगह उसे धुतकार मिली, लोगों ने उसे भिखारिन समझकर दरवाजा बंद कर लिया। कई जगह लोगों ने मुंह फेर लिया, पर वो हार नहीं मानी। हर ना उसे और मजबूत बना रही थी। इधर घर पर आकाश खुद को अकेला महसूस कर रहा था। वो जानता था कि माँ कितनी मुश्किल से गुजर रही है। वो अपने समय का ज्यादातर हिस्सा अपनी किताबों के साथ बिताता, ताकि अपनी माँ के बोझ को कम कर सके। क्या यहाँ मुफ्त की रोटी मिल रही है? उठो, इतने बर्तन पड़े हैं रसोई में, जाकर धो। तुम यहाँ बैठकर ऐश करोगे और मैं घर का काम करती रहूंगी। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। आकाश ने तुरंत उठकर रसोई का रुख किया। उसके चेहरे पर थकान और उदासी साफ झलक रही थी। और ये सब के बाद मनु भी आ जाती है और मनु के घर में घुसते ही सरिता उसके सामने आकर कहती है, क्या मिला मीनू? कोई काम मिला या बस भाई का पैसा ही बर्बाद कर रही हो? पता है कितना खर्चा बढ़ गया है तुम्हारे आने से? हम तो पहले ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। अभी कुछ पक्का नहीं हुआ भाभी, पर मैंने 2-3 जगहों पर बात की है, शायद वहाँ से काम मिल जाए। देखो भाई, अगर काम करना है तो ढूंढो, पर इन सब का बोझ हम नहीं उठा सकते। मैं कोई चौकीदार नहीं हूँ जो तुम्हारे बेटे को संभाले। और अब देखो, सुरेश के आने का समय हो गया है, खाना भी बनाना है। मुझे सुबह से थकान हो गई है। मीनू चुपचाप रसोई में चली जाती। जिस घर में उसने अपना पूरा बचपन बिताया था, जहां उसने अपने भाई के साथ लुका छिपी खेली थी, जहां उसकी माँ ने उसे लाड प्यार से पाला था, वो आज उसे किसी धर्मशाला से भी बदतर लग रहा था।
हर बर्तन, हर दीवार उसके अपमान की कहानी कह रही थी। रात को जब आकाश सो जाता, मीनू घंटों तक तारों को देखती रहती। क्या ये उसकी नियति है? क्या वो कभी इस दलदल से निकल पाएगी? उसकी आंखों के सामने आकाश का मासूम चेहरा घूमता रहता और वो ठान लेती कि उसे हिम्मत नहीं हारनी है, उसे अपने बेटे के लिए जीना है, उसे एक बेहतर जिंदगी देनी है। अगली सुबह मीनू ने जिन जगहों पर काम के लिए बात किया था, वहां से एक जगह पर उसे काम मिल गया। ये एक छोटी सी जीत नहीं थी, ये उसके लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं थी। पहली बार उसे लगा कि उसने अपने लिए और अपने बेटे के लिए एक रास्ता बना लिया है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। घर आकर उसने चैन की सांस ली और पंखा चलाने लगी ताकि पसीने से भीगे शरीर को थोड़ी राहत मिले। तभी सरिता ने आकर स्विच बंद कर दिया। तुम्हारा भाई कोई करोड़पति नहीं है जो तुम्हारा सारा बिजली का बिल भरेगा। हमें भी तो देखना पड़ता है कि कितना बिल आएगा। पर मामी, माँ को कितना पसीना आ रहा है। वो तो सुबह से काम कर रही हैं। उन्हें थोड़ी देर तो आराम करने दीजिए। अपनी माँ की इतनी चिंता है तो खुद ही क्यों नहीं काम करके घर बना देते, फिर आराम से अपनी माँ को पंखे की हवा खिलाते रहना। भाभी, इन बच्चों से क्यों बात कर रही हो? मुझे काम मिल गया है, बस 2-4 दिन का समय दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं आपका बोझ नहीं बनना चाहती। भगवान का शुक्र है, वरना मैं सोच रही कि तुम तो जिंदगी भर हमारे गले पड़ी रहोगी और ये लड़का भी यहीं रहेगा। ये सुनकर मीनू का दिल फिर से टूट गया, पर उसने खुद को संभाला। उसे पता था कि अब उसे और एक पल भी इस घर में नहीं रुकना है। कुछ दिनों बाद मीनू ने शहर के बाहरी इलाके में एक बहुत ही छोटी और पुरानी गली में एक बहुत ही छोटे से किराए के कमरे का इंतजाम किया। वो कमरा बहुत छोटा था, उसमें मुश्किल से एक चारपाई और कुछ बर्तन आ पाते थे, पर वो उनकी अपनी जगह थी। वो किसी के ताने सुनने से बेहतर थी। उसने अपने भाई सुरेश से कुछ और पैसे उधार मांगे, ये जानते हुए कि उन्हें चुकाना आसान नहीं होगा, पर उसने वादा किया कि वो जल्द ही लौटा देगी। सुरेश ने बिना किसी उत्साह के और थोड़ी खींच के साथ पैसे दे दिए। मीनू ने आकाश को साथ लिया और उस छोटे से कमरे में अपना नया जीवन शुरू किया। उस दिन मीनू ने अपनी सारी बची खुची हिम्मत जुटाकर एक नई शुरुआत की थी। तुम कल से स्कूल जाओगे। तुम्हारी पढ़ाई किसी भी कीमत पर नहीं रुकनी चाहिए। माँ, स्कूल कैसे जाएंगे? हमारी किताबें और ड्रेस तो वहीं मामा मामी के घर छूट गईं। ओह हाँ, कोई बात नहीं बेटे, मैं आज ही किसी से मंगवा लूंगी। उसने अपनी नई पड़ोसन की मदद से पुराने घर से आकाश की कुछ पुरानी किताबें और स्कूल की यूनिफॉर्म मंगवाई। उसे पता था कि ये चीजें शायद सुरेश या सरिता ने फेंक दी होंगी, पर सौभाग्य से वो एक कोने में पड़ी मिल गई। अगली सुबह मीनू ने आकाश को स्कूल के लिए तैयार किया और उसे स्कूल भेजने के बाद घर के कुछ बचे हुए काम खत्म किए और वो खुद भी काम पर चली गई। और शाम को काम से वापस आने के बाद वो खुद के लिए और आकाश के लिए खाना बनाती। अब उसकी जिंदगी एक अंतहीन दौड़ बन गई थी, जहां हर दिन एक नया पहाड़ चढ़ना होता था। शाम को थक कर चूर होकर लौटती, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए कुछ कर पा रही थी। अक्सर रात को उसके हाथ पैरों में दर्द से जान निकल रही होती, पर वो अपनी आहें दबा लेती ताकि आकाश को पता ना चले। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उदास हो या हिम्मत हारे। एक शाम आकाश ने देखा कि माँ कितनी थक चुकी थी। वो फर्श पर ही बैठ गई थी। उसने हाथ में झाड़ू पकड़ी हुई थी। माँ, तुम बहुत थक जाती हो, है ना? क्या करूं बेटा, ये सब करना पड़ेगा तुम्हारे भविष्य के लिए। तुम्हें पढ़ाना है। आकाश, तुम बहुत समझदार हो। अब तुम्हें घर और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हें ही अपनी तकदीर बदलनी है और मेरी भी। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर तुम देखना, तुम्हारा बेटा तुम्हें गर्व महसूस कराएगा। जो लोग आज हमें ताने मारते हैं, जो हमारे ऊपर हंसते हैं, जो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, सबका मुंह बंद हो जाएगा। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि हम कम नहीं हैं। बेटा, लोगों का काम है कहना, पर तुम समझदार हो। इन सब बातों पर ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, तुम्हारा हथियार। सफल बनो और सब कुछ चुप करा दो। ठीक है माँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा और सफल होऊंगा।
मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं आपको दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। उस दिन से आकाश का जीवन एक ही ध्येय पर टिक गया। वो जानता था कि उसकी माँ उसके लिए कितनी कुर्बानियां दे रही थी, कितना दर्द सह रही थी। वो अपनी माँ के पसीने से भीगी हुई साड़ी देखता, उनके सूजे हुए हाथ देखता और उसकी रगों में एक नया जोश दौड़ जाता। वो रात दिन पढ़ाई करता, अपने स्कूल के बाद माँ की मदद करने घर आता, फिर अपनी किताबों में डूब जाता। शहर की लाइब्रेरी में बैठकर वो घंटों पढ़ाई करता, नोट्स बनाता, परीक्षा की तैयारी करता। कभी कभी भूख लगती तो पास की दुकान से सबसे सस्ती बिस्कुट खाकर पानी पी लेता या सिर्फ पानी पीकर ही काम चलाता। उसे पता था कि उसकी माँ हर एक पैसे के लिए कितनी मेहनत कर रही है। रमेश के साथ जो हुआ था और मामा मामी के घर जो अपमान मिला था, वो सब उसके दिमाग में एक प्रेरणा बनकर घूमता रहता। वो किसी भी हाल में अपनी माँ को फिर से वैसी स्थिति में नहीं देखना चाहता था। वो जानता था कि शिक्षा ही उनकी मुक्ति का एकमात्र मार्ग है, वो ताला जिससे उनकी गरीबी और अपमान की जंजीरें टूटेंगी। कुछ सालों बाद आकाश ने अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया था। वो हमेशा अपने स्कूल में टॉप किया करता। उसी प्रकार उसने इस बार भी अपनी 12वीं की परीक्षा में टॉप किया था और ये बात वो सबसे पहले आकर अपनी माँ से बताता है। और ये बात सुनकर मानो मनु की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। ये मीनू के लिए एक बड़ी खुशी थी। उसने गर्व और खुशी से आकाश की तरफ देखा। फिर आकाश ने कहा, माँ, मुझे अब आपको किसी और के यहाँ काम करते देख अच्छा नहीं लगता। मैं आपको एक बड़ा घर दूंगा जहाँ आप आराम से रहेंगी, जहाँ आपको किसी का ताना नहीं सुनना पड़ेगा। मीनू की आंखें नम हो गई, पर उसने अपने बेटे का पूरा समर्थन किया। उसने अपनी बचत के कुछ पैसे आकाश को किताबें खरीदने और कोचिंग की फीस भरने के लिए दिए, चाहे इसके लिए उसे खुद कई बार भूखा क्यों न रहना पड़े या उसे और ज्यादा काम क्यों न करना पड़े। त्योहारों पर मीनू को अक्सर अपने भाई सुरेश की याद आती थी। उसे याद आता था बचपन में कैसे वे दोनों भाई बहन मिलकर दीपावली के पकवान बनाते थे, होली के रंगों में रंग जाते थे। रक्षाबंधन पर सुरेश उसे राखी बांधने आता था, पर अब सुरेश ने उनसे पूरी तरह नाता तोड़ लिया था। उसका फोन नहीं आता था और मीनू को पता था कि अगर वो फोन करेगी तो सरिता ही उठाएगी और ताने मारेगी। मीनू इस रिश्ते के टूटने से बहुत दुखी थी। एक शाम मीनू फिर से उदास बैठी थी। आकाश ने देखा कि उसकी माँ की आंखें भरी हुई हैं। उसने पूछा, माँ, मुझे पता है आपको मामा की याद आती है, पर आप क्यों दुखी होती हैं? वो आपके भाई थे और उन्होंने आपके साथ क्या नहीं किया? उन्होंने आपको ऐसे मुश्किल समय में अकेला छोड़ दिया। क्या ऐसे रिश्ते की फिक्र करनी चाहिए जो सिर्फ मुसीबत में साथ छोड़ दे? हाँ बेटा, मैं सब जानती हूँ, पर जब त्योहार आता है तो मन भारी हो जाता है। क्या करूं? भले ही वो अब हमें अपना ना माने, मैं हमेशा उन्हें अपना भाई मानती हूँ और मैं उनसे प्यार भी करती हूँ। खून का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं छूटता। तुम चिंता मत करो माँ, वो दिन जल्द आएगा जब मामा और मामी खुद चलकर हमसे मिलने आएंगे। जब वे देखेंगे कि आपका बेटा कितना सफल हो गया है, तब उन्हें पछतावा होगा। तब आप मेरी आंखों में खुशी देखोगी। कुछ सालों की मेहनत और सब्र के बाद आकाश को एक अच्छे सरकारी बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ की नौकरी मिल गई। ये क्लर्क वाली नौकरी से कहीं बेहतर थी। एक ऑफिसर का पद जिसमें इज्जत भी थी और अच्छी सैलरी भी। जैसे ही उसका अपॉइंटमेंट लेटर आया, वो खुशी खुशी घर पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने लेटर माँ को दिया। माँ के चेहरे पर भी गर्व और सुकून साफ नजर आ रहा था। आखिरकार उसके सालों के संघर्ष ने रंग दिखा दिया था। माँ, मैंने कहा था ना कि अगर हम मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। देखो, तुम्हारा बेटा आज सरकारी अधिकारी बन गया। अब आपको किसी के यहाँ काम नहीं करना पड़ेगा। माँ, ये फोन लो और अपने भाई को फोन करो। उन्हें बताओ कि तुम्हारे बेटे को आज सरकारी नौकरी मिल गई है। उन्हें एहसास कराओ कि अगर उन्होंने हमारी मदद नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सफल नहीं हो सकते थे। उन्हें पता चलना चाहिए कि स्वाभिमान से जिया जा सकता है। मीनू हिचकिचाई, पर आकाश के चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर उसने हिम्मत की। कांपते हाथों से मीनू ने सुरेश को फोन लगाया।
कई घंटियां बजने के बाद उधर से सरिता ने फोन उठाया। उसकी आवाज में हमेशा की तरह खींच और लापरवाही थी। इतनी सुबह सुबह कौन परेशान कर रहा है? मुझे नींद आ रही है। भाभी, मैं मीनू बोल रही हूँ। मीनू, क्या बात है? क्यों फोन किया? देखो, अगर कुछ मांगने के लिए फोन किया है तो हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हम पहले ही बहुत परेशान हैं, बहुत खर्चे हैं। नहीं नहीं भाभी, मैंने कुछ मांगने के लिए फोन नहीं किया है। आप हमारे रिश्तेदार हैं तो सोचा आपको ये खुशखबरी दूं। मैं आपको बता रही थी, आकाश को सरकारी बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर की नौकरी मिल गई है। वो अब एक अधिकारी है। क्या? तुम क्या कह रही हो? आकाश को सच में सरकारी नौकरी मिल गई है और वो भी अधिकारी? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें तो पहले से ही पता था कि ये लड़का एक दिन कुछ बड़ा करेगा। ये तो बचपन से ही होशियार था। जरूर हमारे ही आशीर्वाद का फल है। तुम इतना सोच क्यों रही हो? शाम को तुम और आकाश घर आओ ना, हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे, पार्टी करेंगे। भाभी, मैं शाम को नहीं आ पाऊंगी। मुझे अभी बहुत काम है। मैं आकाश के साथ एक नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, तुम अब बड़ी हो गई हो। तुम्हारे बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई है। अब हमसे क्यों पूछोगी? अब तो बड़े लोग हो गए, अब तो बड़े घर में रहोगी। ऐसा कुछ नहीं है भाभी। एक काम करो, आप और भाई आओ, मैं तुम्हें पता बता दूंगी। और शाम को सुरेश और सरिता अपनी छोटी बेटी के साथ मीनू के नए, बड़े और सुंदर घर पहुंचे। ये घर छोटा नहीं था, बल्कि एक आरामदायक और भव्य जगह थी, जो मीनू और आकाश की मेहनत और त्याग का प्रतीक था। वाह बेटा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम हमारे परिवार के पहले लड़के हो जिसने सरकारी अधिकारी का पद पाया है। तुमने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। हमें तुम पर गर्व है। बेशक, हमारा आकाश बहुत होशियार निकला, ये तो हमें पहले ही पता था। और मीनू, तुमने भी कितनी मेहनत की है। सच में तुमने और तुम्हारे बेटे ने अपनी जिंदगी बदल दी। बस अपनी छोटी बहन का भी ध्यान रखना आकाश। जब वो बड़ी हो जाए तो उसे भी कहीं नौकरी दिला देना या अपने साथ ही रख लेना। हाँ मामी, क्यों नहीं। पर मुझे लगता है कि इंसान को खुद मेहनत करनी चाहिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जैसे मैंने और माँ ने की, खुद की मेहनत से मिली चीज का मजा ही कुछ और होता है। आकाश के ये शब्द छोटे थे, पर उनमें बहुत बड़ी बात छिपी थी। सुरेश और सरिता का चेहरा एक पल के लिए उतर गया। उनकी आंखों में अपनी पुरानी बातें घूम गई। वे समझ गए थे कि आकाश उन्हें क्या याद दिला रहा था। उनके पुराने ताने, उनकी बेरुखी और उनका स्वार्थी व्यवहार। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता था मामा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने उस समय हमारा साथ दिया होता तो शायद आज मैं यहाँ तक ना पहुँच पाया होता, क्योंकि तब शायद मुझे संघर्ष का मतलब नहीं पता चल पाता। मगर आपकी वजह से आज मुझे संघर्ष का मतलब पता है। सुरेश अपनी अतीत पर शर्मिंदा था। उसने नम आंखों से कहा, मुझे माफ कर दो मीनू, और तुम भी आकाश, तुम सही कहते हो। मैं उस समय समाज के डर में अंधा हो गया था। मैंने अपनी बहन और अपने भांजे को अकेला छोड़ दिया। अगर मैंने उस समय तुम दोनों का साथ दिया होता तो शायद हालात कुछ और होते। तुमने इतने सालों तक इतना संघर्ष किया है और मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं अपनी गलती मानता हूँ। अब जो हुआ उसे जाने दो भाई। आकाश ने कड़ी मेहनत की और उसे अपनी मेहनत का फल मिला, और हम सब एक परिवार हैं। आखिर खून का रिश्ता तो है ही। भाई, अब जो बीत गया और गलती किसी की भी रही हो, आखिर हम सब एक ही खून के हैं। परिवार में नाराजगियां तो होती रहती हैं, लेकिन दिलों को जोड़ना ही असली रिश्ता होता है। अब वक्त है साथ चलने का, ना कि पिछली बातें याद करके दूर होने का।